गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक पूरी की पूरी सीरीज रेडी की जाए। तो इस सीरीज के दो एस्पेक्ट होंगे। अभी हम जो सीरीज पूरी की पूरी रेडी करेंगे वो इंग्लिश में होगी, और इसके अलावा है हम एक और सीरीज तैयार करेंगे, वो पूरी तरह से हिंदी में होगी। तो दोनों ही सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हम जानते हैं कि ये इंडियन पॉलिटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी या आपका स्टेट पीसीएस, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, और इनको प्रिपेयर करना काफी इजी भी है। इसीलिए हम पूरी सीरीज में हर टॉपिक को कवर करेंगे और इसे काफी डेप्थ में समझेंगे कि पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम हर आर्टिकल पर डिस्कशंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज से एक नई इंडियन पॉलिटी की सीरीज, और इसके सभी के सभी आपको लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी में, वो है बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी या बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट्स। यानी कि आपको पता है कि हमारा पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चार्टर एक्ट्स के कई प्रोविजन शामिल किए गए थे। तो इसीलिए हमें पहले समझना होगा कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा पूरे चार्टर एक्ट्स का। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आपके किस तरीके से फर्स्ट चार्टर एक्ट, जो कि एलिजाबेथ ने है लेकर आई थी। 1600 में ये चार्टर एक्ट लेके आई। इस चार्टर एक्ट में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को है 15 ईयर्स के लिए ईस्ट में परमिशन दी गई कि वो वहां ट्रेड करें। एशिया, इंडिया, इस पूरे के पूरे पोर्शन में वो जाके अपना है ट्रेड शुरू कर सकें। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से कई प्रोविजंस किए गए। क्वीन एलिजाबेथ जो है, उन्होंने है 31 दिसंबर को पूरा की पूरा चार्टर एक्ट लेके आई, और इस चार्टर एक्ट को लेकर आने के बाद ही हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसको ईस्ट में है ट्रेड करने की पूरी परमिशन मिली थी। और हम जानते हैं कि इंग्लिश मर्चेंट्स टू द ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज, यानी कि ये पूरी की पूरी जो कंपनी थी, इसको एशिया, इंडिया और इसके नियर बाई रीजन्स में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। और इसके अलावा हम इस कंपनी की बात करें तो इसी एक्ट में एक कंपनी भी बनी, गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। एंड यही कंपनी बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड बनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसको बोला जा सकता है। एंड अगर हम देखें तो इस कंपनी को इस चार्टर एक्ट से मोनोपोली मिल गई थी, यानी कि कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए थे 15 ईयर के लिए। ये लगातार है अकेली ऐसी कंपनी थी जो ट्रेड कर रही थी। एंड इसके अलावा कई और भी प्रोविजंस किए गए। इस कंपनी को चलाने के लिए 24 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए, जो इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते, कंपनी की पॉलिसी को डिसाइड करते कि किस तरीके से कंपनी आगे चलाई जाएगी। एंड इसके बाद है, अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहती तो 15 ईयर्स में है इस कंपनी के लिए फिर से रिन्यूअल मिलता, यानी कि चार्टर एक्ट को फिर से इसको रिन्यूअल करा दिया जाता। आगे समझते कि भाई किस तरीके से ये कंपनी थी। यहाँ पर लाइसेंस इस कंपनी को मिला, लेकिन कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। अभी ये कंपनी है कोई पॉलिटिकल और टेरिटोरियल अथॉरिटी के लिए नहीं आई थी, यानी कि यहाँ पर किसी तरीके का कब्जा नहीं कर सकती थी इंडियन पोर्शन पर। ये केवल एक ट्रेड कंपनी थी, केवल व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, जिससे है इसका केवल जो रिलेशन था वो मर्चेंट से था। अभी कोई पॉलिटिकल इसका माइंडसेट नहीं है, कोई राजनीतिक माइंडसेट नहीं है कि इंडिया के ऊपर कब्जा करना है नहीं करना है। अभी ये लोग केवल व्यापार करना चाहते हैं कि भारतीयों के साथ, इंडियंस के साथ केवल व्यापार किया जाए, जिससे है अपना प्रॉफिट बनाया जाए। इस तरीके के माइंडसेट के साथ ही भारत में आए हैं। एंड इसके अलावा देखें तो इस कंपनी के आने के बाद भारत
में धीरे धीरे इसके कमर्शियल प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए एंड बाद में जाके ये पॉलिटिकल मामलों में इन्वॉल्व हुए इंडिया में। एंड ऐसा भी देखा गया था कि जब चार्टर एक्ट बनाया गया था उस समय पर जो पहला वॉइस जो आया था वो 1601 में कैप्टन जेम्स लैंकास्टर की लीडरशिप में इसको लेकर हम लोग आए थे। तो अभी आगे समझेंगे हम लोग। अभी क्या है सिग्निफिकेंस इस चार्टर एक्ट का। तो चार्टर एक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि आगे जाके टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी धीरे धीरे कंपनी की होने लगेगी। ये एक्ट के अंदर इस तरीके की बातें बोली गई। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1726। क्या हुआ था इस चार्टर एक्ट में? इस चार्टर एक्ट के अंदर मेयर्स जो कोड था उसको एस्टेब्लिश किया गया और ऐसा माना जाता है ये कोड तीन जो हमारी प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, यहां पर इस पूरे के पूरे मेयर्स के कोड को बनाया गया था। इसके अलावा कुछ जुडिशियल सिस्टम भी बनाए गए जिससे भारत के अंदर है एक न्यायिक व्यवस्था लाई जा सके। और ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा गवर्नेंस के लिए भी कुछ चीजें लाई गई जिससे कंपनी है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंपनी का सही से काम कर सके। एंड इसके अलावा देखें हम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम ये जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 और इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ। फाइनली इंडिया के अंदर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल करना शुरू कर दिया। 1765 में दो ट्रिटी हुई थी जिनको ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं ये ट्रिटी जो है आपके शाह आलम सेकंड उस समय के मुगल मुगल शहंशाह थे उनके साथ, और इसके अलावा अवध के नवाब उनके साथ हुई थी। और इस तरीके से बंगाल में 1765 में पहली बार डायरेक्टरी सिस्टम जो है एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि कंपनी को उड़ीसा, बिहार और बंगाल वाले इलाके में दीवानी राइट्स मिल गए थे, यानी कि जिनको हम सिविल राइट्स बोलते हैं, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स कंपनी को मिल चुके थे। तो इस तरीके से है अब कंपनी जो है एक तरह से पावर यूज कर रही है अपने ट्रेड के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो ये एक डायरेक्टरी सिस्टम था, इसको हम द्वैध शासन भी बोलते हैं। लेकिन इस समय पर काफी लूट मची। लॉर्ड क्लाइव जो है वो इस समय पर गवर्नर के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद ही डायरेक्टरी सिस्टम खत्म किया जाता है, डायरेक्टरी सिस्टम का एंड हो जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस एक्ट से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ऊपर आपकी इंग्लैंड की जो क्राउन है, वहां की पार्लियामेंट है, उसका कंट्रोल होना शुरू कर दिया, पहली बार कंट्रोल किया। एंड इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कंपनी जो है इसी एक्ट के तहत है। ऐसा माना जाता है कि पहली बार बंगाल में गवर्नर जनरल का एक पोस्ट बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये पूरा की पूरा वॉरेन हेस्टिंग था, उसकी एक काउंसिल थी। इस काउंसिल के अंदर आपके 4 मेंबर्स हुआ करते थे जिससे मिलकर डिस्कशंस होते थे और फिर उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता था। और इसी एक्ट में है 1774 में कैलकट्टा में एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया, जिससे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम यानी कि न्यायिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हुई, जिसके अंदर 3 जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था एलिजा एम्पे। तो एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस थे। एंड इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि भाई जो बाकी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और इसके अलावा बंबई प्रेसिडेंसी, वो सबऑर्डिनेट बन गई कलकत्ता प्रेसिडेंसी की, यानी कि बंगाल वाले इलाके के सबऑर्डिनेट में आ गई, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल है उसकी पावर्स लगातार बढ़ गई। एंड इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ कि भाई कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई। अब है कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता था अपना कोई भी रेवेन्यू
और सिविल अफेयर्स के बारे में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको पूरा की पूरा बताना पड़ता था कि किस तरीके का व्यापार चल रहा है, या रिपोर्ट देनी होती थी पूरी। इसके अलावा देखें हम लोग, तो इस समय पर जो भी अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, कंपनी के ट्रेड के साथ साथ अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, उस ट्रेड पर भी रोक लगा दी गई, और जो करप्शन था उसे भी रोक दिया गया। और इसके अलावा जो ब्राइब यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा था, ब्राइब लेते थे, उसको भी रोक दिया गया। और ऑफिसर्स की सैलरी है बढ़ा दी गई, जिससे करप्शन कम हो सके। इसके अलावा देखिए हम कि भाई पहला ऐसा कदम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है डायरेक्टली कंपनी को रेगुलेट कर रही है, और कंपनी के जितने भी मामले हैं उन पर है कंपनी का लगातार कंट्रोल है, रानी का लगातार कंट्रोल है, यानी कि वहां की क्राउन जो है इंग्लैंड की, उनका लगातार कंट्रोल हो रहा था। इसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कई ऐसे डिफेक्ट थे जिनको पूरा करना था, सही करना था, तो वो इसी एक्ट से कर दिया गया। सबसे पहली चीज हुई इसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट पास होने के बाद बनाया गया, और इस पर सीधा वहां के पार्लियामेंट और वहां की मिनिस्टर्स का कंट्रोल होता था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अकाउंटेबल था टू द पार्लियामेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कुछ खास तरीके की पावर्स दी गई, जिन पावर्स में जैसे वॉर कब शुरू करना है, पॉलिटिकल मामलों पर कोई डिसीजन लेना है, इस सब चीजें हैं दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था कंपनी का, वो केवल कुछ मामलों तक लिमिटेड हो गया, जैसे कमर्शियल मामले या ट्रेड से रिलेटेड मामले। तो इस तरीके से इस एक्ट से ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हो गई, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं या द्वैध शासन कहते हैं। तो इसी से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर आपका गवर्नर जनरल है, उसकी पावर्स बढ़ गई, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। और पहली बार इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये वर्ड यूज किया गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल अथॉरिटी लगातार बढ़ चुकी थी, और इसके अलावा वास्तव में यहां पर रियल में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर दी थी। एंड 1793 का जो एक्ट है उसकी बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से अपना रिन्यूअल कराया। इस एक्ट को रियल चार्टर एक्ट कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय पर गवर्नर जनरल थे, एंड इनको भी काफी ज्यादा पावर्स दे दी गई, यानी कि ये अपनी काउंसिल की जो डिसीजंस थे उनको ओवरराइड कर सकते थे। यानी कि जितने भी बड़े ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट होनी थी, वो भी कॉर्नवालिस के परमिशन से ही होती थी। पूरी पावर्स गवर्नर जनरल के अंडर में रख दी गई। एंड इसके अलावा अगर देखें, हम आगे देखते हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास सीधी पावर होगी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में है फैसले लेगा, और कंपनी की मोनोपोली भी लगातार बढ़ा दी गई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर्स हैं एंड कमांडर्स हैं, उनकी सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। राइट, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। आगे देखते हैं, यानी कि पार्लियामेंट का कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से हम कहते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। टाइम भी करेगा, आगे नहीं करेगा।